जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नवदीप सर के साथ। और आज के इस सेशन में हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानना और कॉन्टिनेंट से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह से हम इसे कवर कर सकते हैं। ये हमारे लिए बेहद डिस्कशन का सब्जेक्ट होने वाला है। वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है कॉन्टिनेंट्स। कल एशिया के बारे में हमने काफी सारी चीजें जानी थी, लेकिन एशिया के अलावा कॉन्टिनेंट्स एक ऐसा पार्ट है जहां पर केवल और केवल थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कॉन्टिनेंट के बनने को लेकर के हैं। इसका मतलब कॉन्टिनेंट्स किस तरह से बने, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, क्या कहानी थी, और उसके बाद कॉन्टिनेंट से संबंधित क्या क्या और कहानियां हो सकती हैं। यही सब इस सब्जेक्ट का हमारा डिस्कशन का मेन पार्ट है। अब हमारा जो डिस्कशन होगा ना, वो होगा कि कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे पार्ट्स हो सकते हैं, वो छोटे मोटे पार्ट्स के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनको भी जानना। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखाता रहूंगा अलग अलग जगहों की, सो दैट आपको थोड़ा सा मजा आता रहे कि हाँ, बेहद खूबसूरत खूबसूरत सी जगहें जो हमारे इस देश और हमारे इस विश्व में मौजूद हैं, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा की थी ना, वो एशिया के बारे में की थी। और आपको एक बार जल्दी से क्विक रिकैप देते हैं कि ये जो आप लोगों ने पढ़ा था एक महाद्वीप के बारे में, आप लोगों ने देखा था कि कैसे भारत गोंडवाना लैंड से टूटा, अफ्रीका साउथ अमेरिका आपस में अलग हुए, सऊदी अरेबिया अलग हुआ, भारत जाकर के यूरेशियाई प्लेट से टकराया और यूरेशियाई प्लेट से टकरा करके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये तो एक बहुत ही बेसिक सी बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको यहां एशिया के बारे में बताई कि एशिया जो है वो एशिया पूरे विश्व के पूरे स्थल का लगभग 1/3 हिस्सा है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज रिफ्रेश कीजिए क्लास को या फिर रीज्वाइन कीजिए क्लास को। आप लिख दीजिए कमेंट में ताकि रिफ्रेश और रीज्वाइन हो सके। मैंने ये कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है एशिया के बारे में ये बात की जाती है। दूसरी बात, आप सभी को पता है कि दुनिया के 30% हिस्से में एशिया का महाद्वीप फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा देश भी एशिया में है। एरिया वाइज अगर बात करें, एरिया वाइज रशिया, आप सभी लोग जानते हो ना, रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वह भी एशिया में ही है। और हालांकि रशिया एक ऐसा देश है, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो दो दो महाद्वीपों में है, तो उनमें से रशिया और टर्की का नाम जरूर लीजिएगा। रशिया और टर्की दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं। तो यहां आप देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा टर्की का हिस्सा है। तो टर्की, जिसका अब नाम हो चुका है तुर्किये, तो ये तुर्किये भी यूरोप और एशिया दोनों में है, यूरोप में भी और एशिया में भी। और दूसरा, यहां पर ये जो रशिया है ना, ये रशिया का पोर्शन भी यूरोप और एशिया दोनों में है। तो रशिया यूरोप में भी है और रशिया एशिया में भी है। आपको पता है रशिया की राजधानी क्या है? आप लोगों ने सुना होगा रशिया की राजधानी है मॉस्को। रशिया की राजधानी मॉस्को यूरोप में है, भारत में नहीं है, वो एशिया में नहीं है। याद रखिएगा, रशिया की जो राजधानी है मॉस्को, वो मॉस्को यूरोप वाले हिस्से में आती है। और ये हमारे एक डिस्कशन का सब्जेक्ट होगा। तो इन दो देशों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, तुर्की और तुर्की के अलावा रशिया। इसका नाम हाल ही में चेंज हुआ, पता नहीं ये क्या करते रहते हैं। टर्की था, ठीक ठाक था, तुर्की करने की क्या जरूरत। कैसे कैसे तुर्की लोग रहते हैं यहाँ पे ना। और ये तो खैर है ही, हिंदी में इसको रूस कहते हैं, वैसे इंग्लिश में ये रसिया है। अच्छा, आपको पता है ऐसे ना बहुत सारे देश है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में उनके नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे एक देश है यहाँ अफ्रीका में, अटलांटिक महासागर के तट पर, उसका नाम है मोरक्को। और जो मोरक्को है, वो मोरक्को वास्तव में मूरे देश कहलाता है हिंदी में। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मूरे देश कौन सा देश है, तो आप याद रखिएगा मोरक्को की बात कर रहे हैं। जैसे भारत है, तो भारत को हिंदी में तो भारत कहते हैं,
लेकिन इंग्लिश में कंप्लीटली डिफरेंट है, उसको इंडिया कहते हैं। और ये इंडिया और भारत ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देता है, जिस वजह से हमारे स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आप लोग इसे समझ जाओगे। खैर, मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा था, वो पॉइंट्स मैं ऑलरेडी जो एक्सप्लेन किया हुआ था आपको, वो था अबाउट दी एशिया। और एशिया में बहुत सारी खूबसूरत जगहों को देखते हुए हम लोग यह भी चर्चा कर रहे थे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन जैसी जो बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, वो सब भारत में ही जन्मी। बौद्ध धर्म का विकास, हिंदू धर्म का विकास, जैन धर्म का विकास, एवं जेरोस्ट्रिनिज्म, यहूदियों का, क्रिश्चियनों का, इस्लाम का, इन सभी धर्मों का विकास एशिया में ही हुआ है। तो एशिया इज द लैंड वेयर ऑल मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव ओरिजिनेटेड ना। पूरे विश्व के जो बड़े बड़े धर्म हैं, उन धर्मों का उद्गम ही एशिया से ही हुआ है। अब जैसे इस्लाम का जन्म कहां से हुआ, तो इस्लाम का जन्म हुआ है सऊदी अरब से, है ना। हालांकि इस्लाम के जन्म के बारे में आप लोगों को, विशेषतः है जो लोग नॉन इस्लामिक हैं, उन लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि इस्लाम आज से 1400 साल पहले इस पृथ्वी पे आया या दुनिया में आया। तो ये तो हम लोग वैसे देखते हैं ना कि जब लास्ट प्रोफेट आए, तो लास्ट प्रोफेट ने अपने लोगों को धीरे धीरे वो ज्ञान देना शुरू किया, जैसे महावीर स्वामी अथवा गौतम बुद्ध ने दिया था। लेकिन बात यह है कि ऐसा कहा जाता है इस्लाम धर्म में जो प्रवर्तक होते हैं, जो धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, उनमें 1.25 लाख प्रवर्तक हुए हैं। और 1.25 लाख में से जो आखिरी प्रवर्तक हैं, उनका नाम हुआ करता था हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। तो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इसलिए इस्लाम को ऐसा नहीं कहा जा सकता इस्लाम के हिसाब से कि वो 1400 साल पहले जन्मा है। रेस्ट और जो कंट्रीज हैं या जो और बिलीफ के लोग हैं, जो लोग नॉन इस्लामिक हैं, वो यही मानते हैं कि 1400 साल पहले इस्लाम का जन्म हुआ है। हिस्टोरिकली वास्तव में 1400 साल पहले ही जन्म हुआ है। उसके पहले इस्लाम केवल और केवल इस्लामिक किताबों के मान्यता के हिसाब से पुराना है। तो नाम है, बस आपको मेरे ख्याल से इसके बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा। जैसे हर किताब की, हर एक धर्म की अपनी किताबें होती हैं, और वो किताबें उन कहानियों को बताते हैं। हम जब रिवर सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो रिवर सिस्टम में हमको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और वो कंफ्यूजन कैसे होता है बताता हूं आपको। आप लोगों ने सुना होगा सरस्वती नदी है एक, जो गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में आकर मिलती है। और ये 3 नदियों के संगम को प्रयाग कहा जाता है। सुना होगा ना आपने। लेकिन जो सरस्वती नदी है ना, वो पुराणों में सरस्वती मेंशन्ड है। जैसे आप पुराणों में पढ़ेंगे तो वरुणा नदी और असी नदी, और वरुणा और असी नदियों के मिलने वाली जगह पर वाराणसी नाम का एक शहर है। तो वाराणसी या जो काशी शहर है, वो बहुत पुराना शहर है। वरुणा और असी के संगम पर है। गंगा नदी तो वरुणा और असी को मिला करके है, इन्हीं सब के आसपास वाले एरिया में। पुराणों के हिसाब से सरयू नदी का भी नाम आता है, लेकिन वो सरयू वास्तव में घाघरा नदी है। पुराणों के हिसाब से जिन सरस्वती का नाम आता है, वो सरस्वती आकर मिलती तो है गंगा यमुना सरस्वती संगम में, लेकिन आपको रियल में देखने को नहीं मिलेंगी। रियल में 2 ही नदियां हैं, यमुना और गंगा, जिनका संगम इलाहाबाद यानी प्रयागराज में होता है। तो पुराण किसी और चीज को मानते हैं। फिर ऋग्वेद में सरस्वती नदी किसी और को कहा गया है, उसका इलाहाबाद से कोई लेना देना ही नहीं है। ऋग्वेद में जिसको सरस्वती नदी लिखा गया है, वो निकलती है हिमाचल प्रदेश से, बहती है हरियाणा में, और फिर चली जाती है राजस्थान, और राजस्थान से फिर वो बहती है मरु प्रदेश में। और इसके ड्रेनेज पैटर्न को अभी हाल ही में इसरो ने भी सर्टिफाई किया है। इसरो के हिसाब से हाँ, एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न था जो हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी और उसका बेसिन क्षेत्र पूरे मारवाड़ तक के क्षेत्र में जाता था। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो पौराणिक कथाएं हैं ना, वो पौराणिक कथाओं पर इतना फोकस नहीं करना हमें। रेदर मैं आपको जहां जहां पर थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, वहां वहां पर क्लैरिटी देता हुआ चलूंगा कि ये इसके हिसाब से ये नाम है। इसलिए हिस्ट्री में ना, हिस्ट्री को हम थोड़ा अलग करके पढ़ते हैं, शास्त्रों को हिस्ट्री के साथ मिक्सअप नहीं करते। अगर शास्त्रों को हिस्ट्री के साथ मिक्सअप करेंगे ना, तो फिर चीजें बहुत पुराने समय में चली जाएंगी, और पुराने समय से फिर 2-2 नामों की वजह से कंफ्यूजन आ जाता है। तो जितना हम खोदते हैं, अथवा जितना हमें पांडुलिपियां, ताम्रलिपियां मिलती हैं, उन्हीं को प्रामाणिक इतिहास मानते हैं हम। ऐसा है। चलो फिर आगे चलें। तो एशिया में 2 विशाल प्राचीन सभ्यताओं का उदय हुआ, हड़प्पा और चीनी सभ्यता। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हुआ करता था।
हड़प्पा सभ्यता और चीनी सभ्यता ये आपस में कोई रिलेशन नहीं था, इनके ना तो कोई व्यापार होते थे आपस में, और उसके पीछे वजह यही रही होगी कि हड़प्पा से बहुत पार करके पहाड़ों को, हिमालय, हिंदू कुश, कुनलुन शन पार करके फिर चाइनीज पहुंचेंगे। इतने पहाड़ों को कौन क्रॉस करेगा, वो भी पैदल, ना फ्लाइट है ना कुछ भी, है ना। खैर चलिए, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हुआ करती थी, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन इस पूरे क्षेत्र में हुआ करती थी, और चाइनीज सिविलाइजेशन इस पूरे क्षेत्र में हुआ करती थी। मैं आपको चाइनीज सिविलाइजेशन की एक खास बात बताऊं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशंस हैं, अच्छा हाँ, एक और दुनिया की पुरानी सभ्यता है जिसका नाम है बेबीलोन। ये देखिए, ये है बेबीलोन सभ्यता। बेबीलोन को ही मेसोपोटामिया भी कहा जाता है। यह भी एशिया की ही सभ्यता है। गलती से मुझे मेंशन करना रह गया, बेबीलोन अथवा मेसोपोटामिया। ये जो बेबीलोन और मेसोपोटामिया की हम चर्चा करते हैं ना, ये आज का ईरान, इराक और मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र है। ईरान, इराक एंड मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व का क्षेत्र। खैर, ये तो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी ही। ये है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। सिविलाइजेशन का मतलब जानते हैं आप लोग? जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर के एक समाज बनता है, वैसे ही दो या दो से अधिक समाजों से मिलकर के एक सभ्यता बनती है। तो सिविलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सोसाइटीज। टू और मोर सोसाइटीज इज कॉल्ड अ सिविलाइजेशन। और ऐसे ही जब सिविलाइजेशन किसी एक कल्ट को फॉलो करती है, व्हेन सिविलाइजेशन फॉलोज a process of worship, when civilization follows a cult of following their belief, following their faith, तो वो फिर रिलीजन में बनता है। और जो रिलीजन है ना, रिलीजन हर एंगल से अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब आप हड़प्पा सभ्यता के टाइम के रिलीजन को पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर लोगों का जो रिलीजन था वो हमें इसलिए नहीं पता चला क्योंकि हड़प्पा वालों को हम पढ़ नहीं पाए। इनकी जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी, उस स्क्रिप्ट को हम लोग डिकोड ही नहीं कर पाए आज तक, तो हमें आइडिया नहीं है कि ये लोग कौन से धर्म को मानते थे। लेकिन हड़प्पन्स के बाद जब वैदिक लोग यहाँ पे आए, आर्यंस लोग यहाँ पे आए, तो आर्यंस ने संस्कृत में लिखा अपनी चीजें। तो संस्कृत को तो हम पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं कि संस्कृत में इन्होंने क्या लिखा होगा। और उस टाइम पर जो रिलीजन है, वो रिलीजन इनके धर्म में हुआ ही नहीं करता था, बिकॉज इनके मतलब में धर्म का मतलब ड्यूटी होता था। ये बड़े अलग तरीके की डेफिनेशन है। जैसे रिलीजन बेसिकली एक विचारधारा को दिखाता है, जिस विचारधारा को आप फॉलो करते हैं। लेकिन जो धर्म होता है वो रिलीजन नहीं होता, धर्म एक ड्यूटी को दिखाता है, जिस ड्यूटी को आप फॉलो करते हैं। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग इन सिविलाइजेशंस के बीच में मामला रहा है। तो धर्म इज अ ड्यूटी एंड रिलीजन मीन्स, आप उसको उर्दू में कहें तो मजहब। ठीक है, ये है बेसिक बात। तो ये हो गए हड़प्पा सिविलाइजेशन और ये हो गए चाइनीज सिविलाइजेशन। और चाइनीज सिविलाइजेशन में एक जो डायनेस्टी थी, वो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है। ये बात आपको बताऊं मैं, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी हान डायनेस्टी कही जाती है। लगभग 2500 सालों तक चाइना पे हान डायनेस्टी ने शासन किया है। हान डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। तो एक हान नाम का राजवंश था जिसने 2500 सालों तक चाइना में शासन किया है, और वो राजवंश चाइना में शासन किया करता था। तो ये एक है ना, ये एक बेसिक सी बात है। खैर, जिस समय की हम लोग ये चर्चा करते हैं, आज से लगभग 4500-5000 साल पहले की, 4500 साल या 5000 साल पहले पूरे वर्ल्ड में ट्राइब्स रहा करते थे, आदिमानव लोग रहा करते थे। और ये जो आदिमानव लोग थे, ये आदिमानव लोग अगर कुछ पढ़ लिख पाते थे तो उसके प्रमाण हमें मिलते हैं। ऐसा ही आपको बेबीलोन वालों का मिलेगा, हड़प्पा वालों का मिलेगा, चाइनीज वालों का मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे जब दुनिया में किसी भी बिलीफ को फॉलो किया जाता है या किसी विचारधारा को लोग अपने रिलीजन के रूप में मानने लगते हैं,
तो उसका एक समय काल होता है जिस समय काल के बाद से वैसे लोग पाए गए। जैसे प्रोफेट मोहम्मद साहब के बाद ही इस्लामिक लोगों का इस दुनिया में अस्तित्व है, वरना इस दुनिया में उस समय पर इस्लामिक लोग नहीं हुआ करते थे। हिस्टोरिकली पहले पर्शियन लोग हुआ करते थे, फारसी, और फारसी लोगों के जो पूजा पाठ करने का तरीका था वो वैसा नहीं था जैसा इस्लामिक लोगों का होता है। फारसी लोग आग की पूजा करते थे, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं जो पाए गए हैं बेबीलोन में और पाए गए हैं वैदिक सभ्यता में, जो एक तरह के हैं। जैसे ऋग्वेद की बात करो ना आप, तो ऋग्वेद की बहुत सारी बातें बेबीलोन में पाए गए एवेस्ता नाम के एक धर्म ग्रंथ से मिलती जुलती हैं। ये मैंने ज्योग्राफी में ही पढ़ा है, ज्योग्राफी में इसलिए क्योंकि मुझे पता करना था कि इस वाले ज्योग्राफिकल पार्ट में हो क्या रहा था। तो मुझे पता चला कि जो इस वाले ज्योग्राफिकल पार्ट में होता था, व्यापार से संबंधित, ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी और हिस्ट्री को आप अलग अलग नहीं कर सकते ना, साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे ये समझ में आया कि जो यहाँ पर मानव भूगोल है वो कुछ ऐसा था कि एक धार्मिक ड्यूटी को लोग फॉलो किया करते थे, और इनका व्यापार इन मेसापोटामियंस के साथ भी हुआ करता था। तो मेसापोटामिया और हड़प्पा वालों की अच्छी खासी मित्रता थी। इनके शिप जाया करते थे फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इनके शिप खूब जाया करते थे। इस वजह से यहां वाले लोगों में आपको समानता दिखेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको सिमिलर दिखेंगी। तो ये आते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में। ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, और जब प्राचीन सभ्यताओं की अथवा हम डेट बैक जाते हैं तो हम थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी का टच लेकर के आते हैं। इट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां पर यहां पर हम नेक्स्ट पोर्शन है, जिस नेक्स्ट पोर्शन को पढ़ेंगे, एंड कंचन ये हिस्ट्री वाले सर से क्वेश्चन पूछिएगा। देखो, अब अगला जो हमारा चर्चा का विषय है वो आएगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो एक महाद्वीप है, ये साथ ही साथ एक देश भी है, और ये महाद्वीप है और ये देश है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ दिक्कत है, तो हम इसे ओशियानिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी राजधानी ये रही कैनबरा। आप देख भी पा रहे होगे, जहां पर मैं ये अपनी फिंगर रख रहा हूं, यहां पर आप कैनबरा देख पा रहे होगे। हालांकि कैनबरा के बगल में देखिए सिडनी भी है, सिडनी के बगल में न्यू कैसल है, ब्रिस्बेन है। ब्रिस्बेन, सिडनी, या फिर ये देखिए एडिलेड, इनका नाम आपने, पर्थ का नाम आपने सुना होगा। पता है क्यों आपने इनका नाम सुना है? क्योंकि यहाँ क्रिकेट मैचेस होते हैं, है ना। तो जो यहाँ पर क्रिकेट मैचेस होते हैं, वो क्रिकेट मैचेस ये ब्रिस्बेन में होते हैं, सिडनी में होते हैं, कैनबरा में होते हैं, मेलबर्न में होते हैं, एडिलेड में होते हैं, पर्थ में होते हैं। इनके हम लोगों ने खूब नाम सुने हैं, क्रिकेट की वजह से सुने हैं, नॉट एग्जैक्टली। चलिए, मैं इसमें आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, आप वैसे भी देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बाय द वे। आप ये देखो, ऑस्ट्रेलिया के ये कोस्टल एरियाज हैं, और यहाँ पर जो महासागर है ना, उन महासागरों ने जमीन के कठोर हिस्से को भी काट डाला है। और ऐसा एक दिन में नहीं हुआ होगा, एक साल में नहीं हुआ होगा, 100 सालों में भी, 1000 सालों में भी नहीं हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा कम से कम करोड़ों सालों में। कि आप देखें, जो जमीन का कठोर हिस्सा है, पत्थर वाला हिस्सा है, वहां पर लगातार पानी हिट करता रहा और इस एरिया को काट करके ले गया। आपको लगता है ये जो बीच बीच में छोटे छोटे ये ब्लॉक बचे हुए हैं, ये भी काफी दिनों तक बच पाएंगे? आने वाले 1000, 2000, 4000 सालों में धीरे धीरे इसको भी समुंदर काट करके ले जाएगा। तो समंदर का जो हिस्सा होता है ना, वो जमीन के हिस्से पर आता है, जब यहाँ टकराता है तो यहाँ पर इरोजन करता है। इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, अपक्षय। केवल एक ही चीज है जो इन सबको होल्ड करके रख सकती है, वो है पेड़ों की जड़ें। इसीलिए पेड़ की जड़ें जब मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, तो वहां से मिट्टी बहाना काफी मुश्किल हो जाता है पानी के लिए। दैट्स वाई लोग कहते हैं ना, पेड़ लगाओ। तो मिट्टी बचाओ, पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन पाना है, पेड़ लगाओ। आगे बढ़े। ये खूबसूरत खूबसूरत से जो आप द्वीप देख पा रहे हो एवं अन्य जगहें देख पा रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया की ही हैं। मैं आपको ये इसीलिए दिखाता हूं क्योंकि आप लोग इन सबको देख करके मोटिवेटेड रहें, और जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो पैसे बचा करके इस दुनिया में कोई काम करें ना करें, घूमिएगा जरूर।
ये ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत डोम्स में से एक, ये ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत शहर हैं। अब आप सोचिए कि एक तरफ आपको नेचुरल ब्यूटी मिली और दूसरी तरफ इस तरह के डेवलप्ड सिटीज। ऑस्ट्रेलिया के बीचेस बेहद शानदार, और ऑस्ट्रेलिया का मौसम भी बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मौसम में हमें डाउन अंडर जाने की वजह से, यानी नीचे जाने की वजह से, भूमध्य रेखा के पूरी तरह से नीचे है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में हमें एक बहुत ठंडा मौसम प्राप्त होता है जो शीतोष्ण कटिबंध का है, टेम्परेट जोन का है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ कुछ बातें आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहली बात तो यह है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का छोटा कॉन्टिनेंट है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आइलैंड कॉन्टिनेंट इसलिए क्योंकि चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी हो अगर किसी के, उसे द्वीप कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे हम द्वीप महाद्वीप कह सकते हैं, तो आप कहिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम कह सकते हैं एक द्वीप महाद्वीप। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है ना, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है डाउन अंडर। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, डाउन अंडर। डाउन अंडर क्यों कहते हैं इसको पता है? बिकॉज इट इज बिलो इक्वेटर। ये भूमध्य रेखा के नीचे है, भूमध्य रेखा के नीचे, कंप्लीटली भूमध्य रेखा के नीचे है, बिलो इक्वेटर है। दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं डाउन अंडर, और ये ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बात और बताऊं, जैसे आप लोग आम भाषा में भारत के बारे में पढ़ते हो, तो भारत का ऑफिशियल जो नेम है वो है भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यही है ना भारत का ऑफिशियल नेम। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया रिपब्लिक ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आपको एक शब्द मिलेगा, डोमिनियन स्टेटस, या इसी को कहते हैं उपनिवेशिकता। तो उपनिवेश का मतलब होता है जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के शासक द्वारा चलाया जा रहा हो, परंतु उस देश के अंदर लोगों को अपना नेता चुनने की आजादी हो। ऐसे समझिए कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर गवर्नर जनरल अभी भी ब्रिटेन नियुक्त करता है, लेकिन वहां की जनता अपना प्रधानमंत्री चुनती है, और ऑस्ट्रेलिया में जनता द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री ब्रिटेन द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल के सामने अपने पद की शपथ लेता है। दैट्स हाउ द सिस्टम इज। भारत में जो राष्ट्रपति हैं जिनके सामने प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते हैं, ऐसा सिस्टम रिपब्लिक सिस्टम कहलाता है, जिसमें भारत का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे ही द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। मतलब हम जो एमएलए को चुनते हैं, हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं, यही लोग जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और फिर हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। वहां ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ है अभी भी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल ब्रिटेन नियुक्त करेगा। लोगों के पास अपनी पावर है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपना प्रधानमंत्री चुन ले, प्रधानमंत्री शपथ लेगा गवर्नर जनरल के सामने। सो इट इज अ pity फॉर एनी कंट्री दैट द prime minister of the country chosen by its people takes oath before the governor general appointed by Britain. And that's why मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश विचारधारा ने जिस तरह से पूरे विश्व का नुकसान किया है, उनमें से एक नुकसान ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल नेम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया एक रिपब्लिक देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक उपनिवेश है। इट्स अ डोमिनियन स्टेटस डोमिनेटेड बाय ब्रिटेन, ऐसा समझिए। अंदाजा लगा ना क्या है ये? तो डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑफन रिफर्ड टू एज साहुल, ऑस्ट्रेलियनिया, या मैग्नीशिया भी इसे कहा जाता है। तो ये मैग्नीशिया कहिए, या आप इसे साहुल कहिए, या फिर ऑस्ट्रेलियाना कहिए, या फिर आप इसे ओशियानिया ही कह दीजिए, सबसे बेहतर है, बेस्ट ओशियानिया। चलो, डाउन अंडर, अच्छा लिखा हुआ है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, इसलिए डाउन अंडर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, इसलिए मैंने इसका किया है। ऑस्ट्रेलिया का नाम लैटिन नेम से लिया गया है। लैटिन एक भाषा है जो अमेरिका की भाषा हुआ करती थी, और इसका अर्थ होता है दक्षिणी।
मतलब साउथ वाले पोर्शन की, सदर्न। खैर, ऑस्ट्रेलिया के बारे में और क्या बताऊं आपको, इतनी ही फैक्ट्स हैं, कुछ कुछ खास नहीं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल कंट्रीज जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं वो हैं 14। कुल देश जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं वो 14 हैं। और क्या पास होता है ऑस्ट्रेलिया से, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा इससे पास होती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बात भी याद रखेंगे हम लोग, आगे चल करके पढ़ेंगे अभी जब मैं आपको थोड़े रेगिस्तानों के बारे में बताऊंगा, वो टॉपिक में बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में 3 बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। एक है ग्रेट सैंडी, एक है ग्रेट विक्टोरिया, और एक है बिगर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है, गिब्सन डेजर्ट बोलते हैं उसको। तो गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये 3 अलग अलग मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है ना, ये बीचों बीच वाला हिस्सा एक बहुत बड़ा मरुस्थल वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा पूरा मरुस्थल है। इसीलिए देखिए आप, इस वाले एरिया में आपको कोई शहर वहर नहीं दिख रहे हैं। जितने शहर हैं वो सारे समुद्र के तट पे ही दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ बीचों बीच पहाड़ नहीं है। अगर पहाड़ होते ढंग से, तो ढंग से पहाड़ होने की स्थिति में ये वाले पोर्शन में भी पानी वानी बरस रहा होता। अब अगर एकदम प्लेन मैदान होगा तो बादल रुकेंगे कैसे? इधर से बादल बनेंगे तो वो नहीं रुकेंगे, इधर चले जाएंगे। इधर से बादल बनेंगे तो वो नहीं रुकेंगे, इधर चले जाएंगे। और देखिए किन किन चीजों से घिरा हुआ है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में देखिए तो हिंद महासागर है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बाइट का मतलब होता है समुद्री किनारा, याद आया आपको, कटाफटा तट। तो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है एडिलेड से लेकर के पर्थ तक फैला हुआ है। फिर तस्मान का सागर, तो तस्मानियन सागर या तस्मानियन सी, ये कैनबरा, सिडनी, न्यूकास्टल, इन सब के अगल बगल वाले पोर्शंस पर है। फिर देखिए यहां है कोरल सागर, और ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन जो कि ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्ट अथवा ईस्ट पोर्शन है, इसी को कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। हिंदी में भी इसे यही कहेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ। लेकिन इसका मतलब बता देता हूं आपको। कॉपी पेन लेके बैठा करिए और लिख लिया कीजिए जब भी मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन दूं तो उसको। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट डायरेक्शन में कोरल सी के आसपास वाले हिस्से में ग्रेट बैरियर रीफ है। और ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब होता है, इसमें रीफ शब्द है एक, रीफ का मतलब होता है प्रवाल भित्ति। रीफ का हिंदी होता है प्रवाल भित्ति। अब ये भित्ति क्या है? भित्ति का मतलब होता है दीवारें। कैसी दीवारें? कुछ ऐसी दीवारें, ये देखिए। तो ये जो ऐसी दीवारें हैं ना, ग्रेट बैरियर रीफ, अगर ये समुंदर के अंदर हो तो इन्हीं में छोटे छोटे सीपी पाए जाते हैं, जिनमें से मोती, मूंगा, अलग अलग तरह के रत्न निकलते हैं। और चूंकि कोरल सागर के पास वाले इस हिस्से में बहुत सारी ऐसी अंडर वाटर चट्टानें हैं, जिन अंडर वाटर चट्टानों से निकलता है बहुत सारे रत्न, बहुत सारे जेम्स, और इसी वजह से ग्रेट बैरियर रीफ पूरी दुनिया भर में जेम्स के उत्पादन के लिए और अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। ग्रेट बैरियर रीफ में बहुत सारे अलग अलग तरह के समुद्री जानवर रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये हमारे लिए जरूरी पॉइंट है। चलो फिर आगे चलें। तो आगे चलते हुए अब हम लोग एक नए पोर्शन पर आएंगे, और वो पोर्शन है, इस जगह को देखिए। ये आपको क्या लगता है, ये कौन से महाद्वीप में ऐसी जगह होगी? तो तो ये जो खूबसूरत सी जगह आप देख पा रहे हो, इस जगह को देखते हुए ही हमें अंदाजा हो जाता है कि डेफिनेटली ये कोई और नहीं बल्कि यूरोप होगा। यूरोप में ही ऐसा हो सकता है, इतना खूबसूरती यूरोप में हो सकती है। ये देखिए यूरोप के बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी जगहें हैं ये तो इटली की फोटो है दोस्त। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इटली। और फिर यूरोप के अंदर वाव, जस्ट वाव है यूरोप।
ये जो आप खूबसूरत सी जगह को देख पा रहे हो, देखो इसमें लोगों के घर हैं। और अगर सोचिए मौसी के घर से चाचा के घर जाना हो तो आपको नाव लेकर के जानी पड़ेगी। दिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी कॉल्ड वेनिस। इसको वेनिस कहते हैं। तो वेनिस एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है जो इटली का है। और ये मेरे ख्याल से ये प्राग है शायद, या मे बी वेनिस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टीमर्स चल रहे हैं। ये डेफिनेटली स्विट्ज़रलैंड होगा। और मुझे नहीं पता कहाँ से हैं ये बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोज़, पर आपका मूड बनाने के लिए काफ़ी हैं कि हाँ सर, मैं घूमने तो जाऊँगी या जाऊँगा यहाँ पे, है ना? तो सोचिए, आप इमेजिन करिए कि आपने खूब मेहनत की, खूब पैसे कमाए और अपनी वाइफ़ को लेकर या गर्लफ्रेंड को लेकर के घूमने के लिए गए, या लड़कियों को मैं कहता हूँ बॉयफ्रेंड को लेकर के घूमने जा सकते हैं आप। आखिर लड़कों का भी हक है कि बेचारा उन्हें भी थोड़ा स्पेशल फ़ील हो। व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन? ठीक है दोस्तों, तो चलिए यूरोप से हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये यूरोप है ना, ये देखिए इधर, तो यूरोप और एशिया, ये जो माउंटेन रेंज है इसको कहते हैं यूराल माउंटेन्स। इसको कहते हैं यूराल पर्वत श्रृंखला। पहला तो ये पॉइंट है। यूराल पर्वत श्रृंखला किसको किसको अलग करता है? तो ये दोनों को अलग करता है। एक तरफ यूरोप को अलग करता है और दूसरी तरफ ये अलग करता है एशिया को। ठीक है। और दूसरा, ये जो आप देख पा रहे हो ना, एशिया, और इसे कहते हैं कैस्पियन सी। इट इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया की बात ये कहना चाह रहा हूं, कैस्पियन सागर। ये भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो देखिए इधर एशिया है ग्रीन वाला पार्ट, और ये ब्लू वाला पार्ट यूरोप है। मेरे ख्याल से आप देख ही पा रहे होंगे। और ये बीच में देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है ब्लैक सी। तो यह भी एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। तो ये भी जरूरी है, जिसे हम लोग कह रहे हैं काला सागर, ब्लैक सी। फिर देखिए अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग कर रहा है? तो अफ्रीका और यूरोप को जो अलग कर रहा है, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे हम लोग कहते हैं मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन सी हिंदी में कहा जाए तो इसी को भूमध्य सागर कहते हैं। ये भूमध्य सागर। तो अफ्रीका और यूरोप अलग हुए इस तरह से, ठीक है ना? बाकी मैं आपको कुछ और भी बातें जो इसके बारे में बताता हूं वो क्या होगी। तो देखो, एक तो यूरोप के बारे में ये खास बात हुई कि यूरोप अलग किससे किससे होता है। तो एशिया से यूराल पर्वत श्रृंखला, कैस्पियन सागर और ब्लैक सी। अफ्रीका से अलग होता है मेडिटेरेनियन सी। बाकी तो किसी से है ही नहीं, बाकी तो दूर दूर है। इधर ये अटलांटिक है, इधर ये आर्कटिक है, तो बात ही नहीं होती, फिर खत्म ही है यहाँ पे मामला। ये जो खूबसूरत सी जगहें हैं, इन खूबसूरत सी जगहों को यूरोप में आप डेफिनेटली आगे चल करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड यस, यूरोप एंड एशिया को तो मैंने बता दिया आपको कैसे डिवाइडेड है ये। यूरोप की सबसे ऊंची माउंटेन कौन सी है? तो ये है माउंट एल्ब्रस, और माउंट एल्ब्रस रशिया में ही है। ठीक है, माउंट एल्ब्रस कहाँ है? तो ये रशिया में ही है। और बाल्कन, ठीक है, पायरेनीज, एपेनाइंस, कैंटेब्रियन और डेनेरिक, ये सब जो माउंटेन्स हैं ये सब वहीं पर हैं। लेकिन यस, द मोस्ट ब्यूटीफुल इज स्विट्जरलैंड। और ये जो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, इनका हिंदी में नाम लिखना बड़ा टफ हो जाता है, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो है, इसमें एल्प्स माउंटेन रेंज है, एल्प्स पर्वत। इसको कुछ लोग एल्पस पढ़ते हैं, कुछ लोग एल्प्स पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, स्पेलिंग सेम रहेगी। क्लियर हुआ?
तो स्विट्जरलैंड वेरी ब्यूटीफुल सिटी। मैंने आपको ये भी बताया था कि स्विट्जरलैंड क्यों बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है। स्विट्जरलैंड इसलिए खूबसूरत शहर और खूबसूरत देश है बिकॉज़ वहाँ पर एक तो हवाएँ, फ़ोहेन अलग आती है, मिस्ट्रल अलग आती है, बोरा अलग आती है, तीनों हवाएँ वहीं पर। मिस्ट्रल और बोरा ऊपर से आती हैं ठंडी हवाएँ और फ़ोहेन आती है नीचे से गर्म हवा। गर्म हवा और ठंडी हवा, उसके बाद मिक्सचर होता है इनका, बारिश होती है और मिक्सचर और बारिश और खूबसूरती। पहाड़ भी हैं, वॉव! क्या ही कहा जाए। आपको पता है ये जो वेटिकन सिटी नाम का देश है, वेटिकन सिटी नाम का देश कहाँ पर स्थित है? तो वेटिकन सिटी नाम का देश ये इटली के अंदर स्थित है। इट इज इनसाइड द इटली। और वेटिकन सिटी का क्या कंसेप्ट है पता है? वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जहां पर रहते हैं क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक, पोप। और जो पोप हैं उनके देश में या उनकी टेरिटरी में कोई भी नॉन क्रिश्चियन नहीं आ सकता। एंड इसीलिए ये जो इटली के अंदर यानी जो रोमन एम्पायर हुआ करता था, उस रोमन एम्पायर के अंदर वेटिकन सिटी नाम का एक अलग से टेरिटरी बनाई गई, अलग से देश का दर्जा दिया गया बिकॉज इस देश के अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है जो क्रिश्चियन ना हो। एंड दैट्स हाउ ये पोर्शन है। खैर, ये वर्ल्ड्स टाइनीएस्ट सिटी, टाइनी का मतलब होता है छोटी, ठीक है ना? तो सबसे छोटी है। फिर देखो दानुबे नदी, दानुबे नदी का जो ना क्रॉसेस मोस्ट सिटीज। दानुबे नदी या जिसे डैन्यूब रिवर कहा जाता है, ये डैन्यूब नदी से होकर के बहुत सारी शहर हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, वो भी डैन्यूब के किनारे पर है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, वो भी इसी किनारे पर है। मेरे ख्याल से बुल्गारिया की राजधानी बुकारेस्ट है, वो भी इसी नदी के तट पर है। और इसके अलावा मतलब ये जो 2-3 हैं इनका नाम तो मेरे को याद आ गया। ठीक है, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा जब आगे चल करके इन नदियों के बारे में बताऊंगा थोड़े बहुत। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट रिवर या सबसे लंबी नदी वोल्गा है। कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लियर हुआ? तो ये आपको याद रखना है और पॉइंट यहां पर क्लियर करना है, ठीक है? आगे बढ़े। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट यूरोप में जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करता है ईस्ट में, इट्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेल रूट। अरे लॉन्गेस्ट रेल रूट तो वैसे ही हो जाएगा। अब सोचो आप, अगर मैं आपको बोलूं कि ये है एक रेलवे का रूट, ध्यान देना, ठीक है? ये है सेंट पीटर्सबर्ग, ये, और सेंट पीटर्सबर्ग से ये 9000 किलोमीटर की रेलवे लाइन जाती है यहां तक। दिस इज द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट, ट्रांस साइबेरियन रेल रूट। 9000 किलोमीटर की रेलवे लाइन है ये। इधर सेंट पीटर्सबर्ग है और इधर व्लादिवोस्तोक। अब बताओ आप। तो ये रेलवे का रूट है एक, कुल मिला के ऐसे समझो रेलवे पटरी है, जैसे दिल्ली से कोलकाता रेलवे पटरी बिछाई गई है, वैसे ही ये रेलवे मार्ग है। व्लादिवोस्तोक को कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग से। दो शहर हैं अलग अलग। 9000 किलोमीटर का रेलवे रूट है ये। 9000 किलोमीटर कैसे जाओगे बताओ? ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन का मतलब जो साइबेरिया से क्रॉस होकर के जाता हो। और रशिया का जो ऊपरी पोर्शन है ना, ये रशिया के ऊपरी पोर्शन को साइबेरिया कहा जाता है। चलिए फिर आगे चलें। तो आगे चलते हुए यूरोप को तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा। बाकी मैंने जो कहना था आपको वो ये है कि स्टेपी रीजन यूक्रेन का, ये विश्व की ग्रेनरी, यानी कि इसे कहा जाता है विश्व का अन्न भंडार, क्योंकि यूक्रेन में खूब जौ और गेहूं होता है। जौ और गेहूं के मामले में बहुत आगे है यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया में जब युद्ध हो रहा था तो सारे बेवड़े टेंशन में आ गए थे। बेवड़ों को लगा यार ये बियर वियर महंगी कर देंगे, क्योंकि जब जौ और गेहूं की खेती वाले दो देश आपस में भिड़ रहे हैं तो इससे तो क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और सबसे अच्छी शराब उधर ही बनती है और वो भी दिक्कत हो जाएगी।
ठीक, तो ये भी एक बात है ये। बाकी पोर्ट ऑफ 5 सीज, इट कनेक्ट्स टू 5 सीज बाय रिवर्स एंड कैनाल्स। चलो ये तो ठीक है, ये तो बस पोर्शन है, इसको आप पढ़िएगा। वोल्गा यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अच्छा, मैंने लिखा भी हुआ है, माय गॉड। चलिए, ये जो खूबसूरत सा आप फोटो देख पा रहे हो ना, इन खूबसूरत से फोटोज को फिर आपको दिखाना चाहूंगा। ये खूबसूरत से फोटोज, ये है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका इज वेरी ब्यूटीफुल, हर जगह ब्यूटीफुल है। ये साउथ अफ्रीका है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। और देन ये देखिए अफ्रीकन हाथी, एलिफेंट, टस्क है इसके, अच्छे खासे बड़े बड़े दांत हैं। और इसके अलावा अफ्रीका की शामें जो बेहद खूबसूरत हैं, जिराफ, जेब्रा, है ना। ये जेब्रा कितने सारे घूम रहे हैं यहाँ पे, माफ कीजिएगा जेब्रा घूम रहे हैं, जेबा नहीं, जेबा तो हमारे सेशन में है। तो और फिर यस, अफ्रीकन ट्राइब्स, हाउ कैन वी मिस देम। तो अफ्रीकन जो ट्राइब्स हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स, ये जो है ना, ये जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स को एक नाम दिया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा इन ट्राइब्स को क्या नाम दिया जाता है, उसको कनेक्ट करूंगा मैं भी आपको। फिलहाल अफ्रीका बहुत खूबसूरत है। अफ्रीका में तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, और तंजानिया में जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं माउंट किलीमंजारो। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, माउंट किलीमंजारो है। हाँ, कुछ घूमते हुए से आपको ऐसे लोग भी दिखेंगे जो आपके आसपास भी पाए जाते हों। आपने देखा होगा, थोड़े बड़े कुछ हेल्दी वेल्दी से लोग पाए जाते हैं ना, बेहद आलसी, जबरदस्त तरीके के दुनिया को, काम को टालने वाले लोग। और मतलब उन्हें क्या कहा जाए, ऐसे लोग पेंगुइन की श्रेणी में आते हैं। और पेंगुइन जो होते हैं ना, ये पेंगुइन वैसे तो पानी के अंदर पहुंच जाए तो इनकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन जब ये धरती के ऊपर रहते हैं तो धरती के ऊपर पेंगुइन एंजॉय करते हैं। ऑनेस्टली बताता हूं मैं आपको पेंगुइन्स के बारे में कुछ खास। पेंगुइन्स जो होते हैं, पेंगुइन्स पाए जाते हैं वैसे तो, पेंगुइन्स अफ्रीका में तो है ही, मेनली अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। अच्छा, अंटार्कटिक की अभी बात बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा आपको। अफ्रीका आप देख सकते हो, ये एक महाद्वीप है, 54 देश है इसमें एज ऑफ नाउ, बाकी नेशनैलिटीज हैं अलग अलग जो कि हैं ही। ये देखिए इतने सारे देश, कॉन्गो, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी ना, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, स्विट्जरलैंड, लेसोथो, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, अंगोला, लीबिया, इजिप्ट। लेकिन इनके कुछ कुछ बाउंड्रीज देखो ना, इजिप्ट की बाउंड्री ऐसे खींच दी है ना एकदम वायर लगा के। ये पता है क्यों बन पाया, क्योंकि यहाँ पे सहारा का रेगिस्तान है, सीधे सीधे बाउंड्री खींच दी। ठीक है, तो एशिया के बाद अफ्रीका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हजारों वर्षों तक महाद्वीप की स्थलाकृति निर्जन और अज्ञात थी, लोगों को कुछ खास आइडिया नहीं था इसके बारे में। बाद में जब आइडिया हुआ तो फिर देखिए बाद में क्या ही चीजें हुई। ठीक है, ये आपको समझना है। बिल्कुल विनीत, डेफिनेटली। ये डार्क कॉन्टिनेंट इसीलिए कहा जाता था क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। यहाँ की जो ट्राइब्स थी, यहाँ की ट्राइब्स कंप्लीटली अपने आप में रहती थी, और किसी भी जगह की ट्राइब्स हमेशा अपने आप में ही रहती हैं। दे वुड नेवर अलाउ एनीबडी टू एंटर इन देयर स्पेस। कोई भी ट्राइब इन, है ना, मैंने शायद इसी बैच में आपको एक डिस्कशन के दौरान ये बोला था कि जब भी कोई ट्राइब कि कहीं भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को देखती है तो वो थ्रेट महसूस करती है। किसी भी जनजाति को ऐसा लगता है कि बाहर से आने वाला व्यक्ति हो सकता है कि हमारे ऊपर एक खतरा हो, तो वो उस खतरे को एलिमिनेट करना ही बेहतर मानते हैं। ठीक है, बाकी अफ्रीका विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का घर है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा का घर है। यूथोपिया जो है ये विश्व का सबसे ज्यादा गर्म देश है, और ये सब अफ्रीका में है ना। अफ्रीका से तीनों की तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती हैं। ऐसा कौन सा, ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हूं, तो वह अफ्रीका ही है। दुनिया के 95% हीरे अफ्रीका से निकलते हैं।
95%, 66% कोको अफ्रीका से मिलता है हमें, ठीक है। दुनिया को आधे से ज्यादा जो सोना मिलता है वो अफ्रीका से ही आता है। और तो और सोचो, ये जो हमारे यहाँ पर भारत की महिलाएं हैं जो इतना सोना दबा के बैठी हुई हैं, सॉरी मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, सोना दबा के नहीं बैठी हुई, सोना पहन के घूम रही हैं। ये जो भारत की महिलाएं हैं इनको क्या पता है जितना इन्होंने सोना खरीद रखा है, ये सोना बाहर से भी आता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। खैर, अफ्रीका इज अ डिफरेंट थिंग, और पूरे वर्ष इसमें सीधी धूप पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे लोगों का जो रंग है और लोगों का जो कद काठी है वो निग्रोइड हो जाता है ना। ब्लैक कॉन्टिनेंट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एरिया अनएक्सप्लोर्ड था, हम जा नहीं पाए थे ना यहाँ पे। यहाँ की जनजातियों के बीच में कौन जाएगा, कौन घुसेगा यहाँ? हाँ, चलो ये देखिए, ये कुछ पेंगुइन्स घूम रहे हैं, और मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे पेंगुइन्स आपके आसपास भी पाए जाते होंगे, और ऐसे जो पेंगुइन्स आपके आसपास पाए जाते हैं ये अंटार्कटिक ही है। अंटार्कटिक में एक भी पेड़ पौधे नहीं है, अंटार्कटिक में कोई पेड़ पौधे नहीं, अंटार्कटिक पूरा बर्फ है, या तो पहाड़ दिखेंगे आपको या तो बर्फ दिखेगी आपको, बस। ये देखिए, कुछ कुछ शिप हैं, लोग जाते हैं वहां एक्सप्लोर करते हैं, प्रोग्राम में चले जाते हैं कि जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे दुनियादारी करेंगे, बट ठीक है। आप देखो अंटार्कटिक की इतनी सारी फोटोज आप देखोगे, एक भी पेड़ पौधा आपको नहीं दिखेगा, या तो बर्फ दिखेगी या तो पहाड़ दिखेंगे, है ना। तो अंटार्कटिक में कोई नहीं रहता, अंटार्कटिक एक मरुस्थल है। हाँ, जो लोग यहाँ जाते हैं वो लोग जरूर यहाँ पर जा करके और एक्सप्लोरेशन वाले प्रोग्राम वगैरह करते हैं। ऐसा नहीं है कि जमीन के किसी हिस्से में पेड़ ना हो तो वहां हवा ही नहीं होगी, हवा होगी, हो सकता है वो थोड़ा प्रदूषित हो या थोड़ा कम हो, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो, ऐसा हो सकता है, बट हवा हर जगह मौजूद है। हमारा वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है, तो अंटार्कटिक में भी हवा है लोगों को सांस लेने के लिए, ठीक है। खैर, अंटार्कटिक न केवल पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र है, बल्कि सबसे ऊंचा, सबसे शुष्क, सबसे हवादार और सबसे ज्यादा खाली भी है। 75% दुनिया भर की बर्फ, 70% ताजा पानी, ये सब अंटार्कटिक में भरा पड़ा है हमारे, है ना। और इसको क्या कहा जाता है? फ्रोजन कॉन्टिनेंट या फिर व्हाइट कॉन्टिनेंट। इसे जमा हुआ महाद्वीप या सफेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिक को पहले टेरा ऑस्ट्रेलियस इनकॉग्निटा के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता था अनदेखा दक्षिणी महाद्वीप। फिर एक व्यक्ति था जिसका नाम हुआ करता था रोनाल्ड अमंडसन, और ये पहुंच गया, ये पहला व्यक्ति है जो पहुंचा था अंटार्कटिक, और फिर इसने लोगों को बताया, कहा यार ये देखो, ये खूबसूरत सी जगह है जो मैंने ढूंढी है, पर यहाँ पेड़ पौधे नहीं है, रहने लायक भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अंटार्कटिक की ये बात। और अंटार्कटिक में क्या क्या पाया जाता है? तो अंटार्कटिक में याद रखिएगा, अंटार्कटिक में सबसे पहले तो ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल के अलावा सील, और सील के अलावा पेंगुइन। पेंगुइन्स जो पाए जाते हैं उन पेंगुइन्स का लीडर कौन होता है आपको पता है? उसे कहते हैं एम्परर पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन जो होता है वो एम्परर पेंगुइन लीडर होता है पेंगुइन्स का। पेंगुइन जो अभी मैंने दिखाया था ना फोटो, ये जो जानवर है, इस जानवर का लीडर या इस जानवर का नेता है महाराजा पेंगुइन। एक बार प्रश्न पूछा था केबीसी में, और वो भी कुछ करोड़ों का प्रश्न था, ये करोड़ों का नहीं लाखों का प्रश्न था कि महाराजा पेंगुइन कौन है। तो ये आलसी जीव है जो आपके आसपास भी होंगे, पेंगुइन नेचर वाले। खैर, बहुत ठंडा है यार ये। इसमें एक एक जगह हुआ करती थी अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में उस जगह का नाम हुआ करता था वोस्तोक, और ये वोस्तोक नाम की जगह दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक हुआ करती थी, बिकॉज वोस्तोक में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था -89 डिग्री सेल्सियस। ये भी अंटार्कटिक में ही है। अब सोचो -89 डिग्री सेल्सियस का मतलब जानते हो आप? जम जाए इंसान, ठीक है। आर्यन कहता है पता कैसे चलता है कौन राजा है? आर्यन, बादशाह की गली में आकर के बादशाह का पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर बता देते हैं कि बादशाह कौन है। डायलॉग मार रहा हूं मैं, लेकिन
स्वाभाविक है यार, जो सबसे हट्टा कट्टा मोटा ताजा, जिसके पीछे पूरे पेंगुइन भाग रहे हो, वही होता है राजा। और क्या, क्वालिटी ऑफ किंग। अवध ओझा सर को नहीं देखते हो क्या? देखा करो उनको, वो बताते हैं क्वालिटी ऑफ किंग क्या होती है। खैर मजाक कर रहा हूं मैं। तो पृथ्वी तक का पृथ्वी का अब तक का सबसे अंटार्कटिका में, ये महाद्वीप पर कोई समय क्षेत्र नहीं है। हाँ, कोई टाइम जोन क्यों ही होगा, जब कोई रहता नहीं तो टाइम जोन का क्या है। तो वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस क्या बताया मैंने आपको, -89 डिग्री सेल्सियस वोस्तोक। ये विश्व की सबसे ठंडी जगह है। हाँ, रिसर्च चलती रहती है यहाँ पे। ये जो खूबसूरत सी फोटो आप देख पा रहे हो, ये मेरे ख्याल से नॉर्थ अमेरिका की है। और इनके बारे में जो छोटा छोटा डेटा है ना, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, ऐसा मिस मत कीजिएगा। दक्षिण अमेरिका के बारे में है, सॉरी, ये मैं उत्तरी अमेरिका गलती से बोल गया। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, 6440 किलोमीटर की नदी है, ये तो आप जानते ही हो। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो भी इसी महाद्वीप पर है। मतलब बहुत सारी चीजें। दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे लंबा हरा सांप एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। महाद्वीप दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट कैटोपैक्सी, माउंट चिमोरोजो का घर है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजोस डेल सेलेडो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी यही है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, शुगर का भी। क्यूबा वगैरह, अच्छा क्यूबा तो खैर कैरिबियाई देश है। पुर्तगाली और स्पेनिश इस जगह पर खूब बोली जाती हैं, क्योंकि पुर्तगाली और स्पेनिश खूब सेटल हुए थे यहाँ पे। तितिकाका झील जो है दुनिया की सबसे ऊंची झील है, जो 3800 मीटर ऊपर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। एंडीज हिमालय के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। एंडीज में भाई आखिर देखिए ना, एंडीज में जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम था अकोंकागुआ। अकोंकागुआ की ऊंचाई कितनी थी? तो अकोंकागुआ की जो ऊंचाई थी दैट वाज 6959। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो प्लीज ये नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ लोगे ना आप। अभी ऐसा तो मत बोलना कि सर मैंने कवर नहीं करवाया। इट्स अ ब्यूटीफुल फोटो ऑफ अ गर्ल दैट आई हैव टेकन फ्रॉम इंटरनेट। तो ये एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था कोलंबस। तो कहानी जो है 1 मिनट लेगी, 1 मिनट में सुनिए, फिर मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पे ना इटली है, ये देखो। तो इटली से लगभग 1492 के आसपास एक बंदा अपनी नाव लेकर के ऐसे चला यहाँ, और ये अफ्रीका के तट से ना इस तरह से धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंचा। और एक जगह है जहाँ पे इंडियन ओशियन और ये वो जगह है जहां पर इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन मिलते हैं। इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। तो ये केप ऑफ गुड होप में जब पहुंचा ना, तो यहां पे आ गया तूफान, तो इसकी किश्ती मुड़ गई। अब इसकी किश्ती मुड़ी तो इसने किश्ती खेना चालू रखा, ऐसा नहीं है कि किश्ती नहीं खे, इसने किश्ती को इसने चलाना चालू रखा, और चालू करते 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 ये इस तरह से रूट इसका चेंज हो गया, और ये सीधे जा करके पहुंचा यहाँ अमेरिका। और इस व्यक्ति का नाम हुआ करता था कोलंबस। हमने इसके नाम पर हमारे भारत में जूते का ब्रांड बना रखा, कोलंबस शूज ब्रांड। ठीक है, तो ये कोलंबस है। फिर वो जब दूसरी बार चला था ना, जो दूसरी बार वाला कौन था, वास्को डी गामा नाम था ना उसका, जो 1498 में आया था, वो यहां से चला था, यहां से पुर्तगाल से। पुर्तगाल एकदम किनारे है, तो वो भी इसी के पैरेलल रूट पे आया, और पैरेलल रूट पे आते बाद यहां पहुंचा। यहां पे उसको मिल गया अब्दुल इब्न मजीद। तो अब्दुल इब्न मजीद की हेल्प से वो यहां तक पहुंचा, और फिर यहां से वो सीधे यहां पहुंच गया, दैट इज इन केरला। तो ये वास्को डी गामा का रूट है। ठीक है ना। तो कोलंबस इटालियन ट्रैवलर पहुंचता है अमेरिका, और वास्को डी गामा पोर्टुगीज ट्रैवलर पुर्तगाली पहुंचता है इंडिया। ठीक है। जेबा आफरीन कह रही है इसने खोज की थी ना अमेरिका की। नहीं, अमेरिका की खोज इसने कैसे की? मतलब कोई अमेरिका ऐसा थोड़ी ना है कि इसने खोद के निकाला हो, अमेरिका तो पहले से था। ये कह सकते हो कोलंबस वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु रीच्ड। ये देखो, यूरोपियंस की माइंडसेट में यही प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहता हूं ना, मैं जब जब इनकी किताबें पढ़ता हूं, जब जब इनको सुनता हूं, इनका यही है, वी डिस्कवर्ड दिस। अरे हाउ डिड यू डिस्कवर दैट? दैट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट। यू कैन से दैट आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु रीच्ड आउट देयर एज ए यूरोपियन, है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि इंडिया का खोज किया। इंडिया का खोज कैसे किया? हमारे यहाँ पे राणा सांगा ऑलरेडी बाबर के साथ लड़ रहे थे। ठीक है,
हमारे यहाँ पे राणा कुंभा ने कितने सारे किले बनवा रखे थे, हमारे यहाँ ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत, पृथ्वीराज चौहान, न जाने कितने सारे शासक हो चुके थे। हाउ डिड यू डिस्कवर इंडिया? वास्को डी गामा। दैट्स द प्रॉब्लम विथ यूरोपियंस। यूरोपियंस जो है ना, यूरोपियंस हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं उस दिन इंडिया वाली बहस पे थोड़ा सा बातें कर रहा था आपसे, बिकॉज इनको लगता है ना कि ये दुनिया के बाप हैं। ऐसा है नहीं, ऑनेस्टली बताऊं मैं तो यूं कह सकते हो आप कि पहला यूरोपियन जो अमेरिका अब पहुंचा वो कोलंबस था। पहला यूरोपियन जो भारत की तरफ आया वो वास्को डी गामा हुआ करता था, मतलब पुर्तगाली यूरोपियन, ऐसा। ठीक है, आप जब पढ़ोगे ना कभी यहाँ के इतिहास को तो आप सुनोगे ये बॉम्बे पर इन लोगों ने धीरे से अधिकार कर लिया था। ठीक है, बॉम्बे पर पूरी तरह से अधिकार भी नहीं हुआ था, क्योंकि बॉम्बे पर जब तक ये अधिकार कर पाते तब तक वहां पे एक रूलर आ गए थे, एंड एवरीबडी नोज अबाउट हिम, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आने के बाद तो इनका बॉम्बे के ऊपर से भी कंट्रोल खत्म हो गया था पुर्तगालियों का। अभी ये देखो, पुर्तगाल यहाँ पे, ये ब्रिटेन है। आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूँ, दिस इज ब्रिटेन, दिस इज पुर्तगाल। ये पुर्तगाल वाला अपने बहन की शादी ब्रिटेन के राजा के साथ करता है और दहेज में उसको देता है बॉम्बे। मतलब शादी कहां हो रही है और दहेज कहां का मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स वर डन बाय दीज यूरोपियंस। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको कहानी बता रहा हूं, सही है ये। 20 मई 1498 है मेरे ख्याल से जेबा, नॉट 20 मार्च शायद, है ना। इनके साथ ये प्रॉब्लम है, और ये दुनिया को यही सिखाते हैं कि हम ही हैं जो सब खोज के लाते हैं। हाँ, आर्यन कह रहे हैं डिस्कवरी और इन्वेंशन में यही तो डिफरेंस है। ना ना, डिस्कवरी और इन्वेंशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इन्वेंशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो इन्वेंट हो गया, ठीक है, नई चीज खोज करके निकाल दी, आउट ऑफ 2 थिंग्स, आउट ऑफ 3 थिंग्स इन्वेंट कर दिया, कुछ नया निकाल दिया। एंड डिस्कवरी इज समथिंग लाइक विच यू आर आइदर जोग्राफिकली और हिस्टोरिकली समवॉट और समवेयर यू आर एक्सप्लोरिंग। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इन्वेंशन हो सकता है, बट एक्सप्लोरेशन का रिजल्ट डिस्कवरी हो सकता है, ऐसा है ये। मैं फिर ज्यादा डिफरेंस जानता भी नहीं हूँ, हो सकता है अगर आपको पता हो तो बताना मेरे को कल। ठीक है, यस प्रतीक्षा, सॉरी प्रतिष्ठा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन सेम है, और इसका दूसरे देशों में भी यही नाम हुआ करता था। जिस स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, विनीत, यस, ड्रीम हमेशा होता है, ड्रीम था नहीं, ड्रीम है और वो रहेगा, जिंदा है। ठीक है, तो चलिए, ये कॉन्टिनेंट वाला जो चैप्टर है, कॉन्टिनेंट वाला चैप्टर तो हम लोग कवर कर ही चुके हैं। कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर फोकस करके मत पढ़िएगा। जितना मैं बताऊं उतना आप आगे चल के पढ़ते रहिएगा, बिकॉज मैं कॉन्टिनेंट के ऊपर अभी और भी सारी चीजें आपको बताऊंगा जो हमारे लिए जरूरी है। थैंक यू। तो मेन रीजन अफ्रीकन पीपल आर ब्लैक, वही जो सूरज की रोशनी लगातार सीधे सीधे पड़ती है, इसलिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स थी, जिनमें से एक रोपड़ पंजाब भी था। रिंकी झा कहती हैं आप कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते? नहीं, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पर हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एंगेजमेंट ज़्यादा है मेरा, आवर ऑफ एंगेजमेंट। चलो, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।